सेटल डाउन हो जाएँ, लेकिन इनको शादी नहीं करनी थी। शादी ऐसा नहीं है कि एक लड़की से शादी कर लेंगे तो वो इनकी लाइफ़ में कुछ खराब कर देगी, बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं था। लेकिन इनका मानना था कि देखिए, इनको पता था कि इनकी लाइफ़ का कोई ठिकाना नहीं है। इनको तो आज़ादी में कूदना था और क्रांतिकारी बनना था, और वैसा वाला क्रांतिकारी नहीं जो कि बैठ के अहिंसा का आंदोलन चलाए और कहे कि हम उनका विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन जैसी चीज़ें करेंगे। ऐसी तो इनकी विचारधारा बचपन से नहीं थी। हालाँकि बाद में कुछ समय के लिए ऐसा किया भी है, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते थे कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो वाइफ़ है वो विधवा हो जाए, और उस फैमिली वाला जो इनको ये एक गृहस्थी में नहीं डूबना चाहते थे। एक क्रांतिकारी थे और इन्होंने कहा था, अगर आज़ादी से पहले मैं शादी करूँ तो मेरी दुल्हन मौत होगी। ये बात इन्होंने कही थी। तो इनको शादी जैसी चीज़ों में, गृहस्थी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस इनका मकसद था तो देश को आज़ाद कराना। 13 अप्रैल 1919 का एक बहुत ही काला दिन था। आप जानते हैं, बैसाखी के दिन जलियांवाला हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने हजारों की संख्या में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए लोगों को एक गोलियों का शिकार बनाया। निर्दोष निहत्थे लोग जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर डायर ने गोलियां चलवा दी। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 380 लोग इसमें मरे थे, 379, लेकिन 1200 से ज्यादा लोग जलियांवाला हत्याकांड में मारे गए थे। और उस समय भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष के थे। अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव को देखने के लिए गए और उससे बहुत ज्यादा आहत हो गए। वहां पे हजारों लोगों का खून मिट्टी में भरा हुआ था और मिट्टी लाल हो रखी थी। एक बोतल में इन्होंने उन मिट्टी को समेटा और उस हत्याकांड को ये कभी भुला नहीं पाए। बहुत ज्यादा गहरा इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और इन्होंने ठान लिया था कि अब ये आजादी के लिए बदला लेंगे, अंग्रेजों से इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी बदला लेंगे और इनको अपने देश से खदेड़ देंगे। उसके बाद आने वाले समय में लाहौर, उस समय कॉलेज में तो गए, लेकिन उसके बाद उसी समय कॉलेज के दिनों में नौजवान भारत सभा की इन्होंने शुरुआत करी, स्थापना करी। उसके बाद महात्मा गांधी जी के साथ ये आए भी और उनसे इनके रास्ते भी अलग हुए। इस एपिसोड को भी हम समझते हैं। आप जानते हैं, एक तरफ थे महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, जो कि चाहते थे कि देश जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चले और हमें आजादी मिल जाएगी। दूसरी तरफ दूसरी विचारधारा के क्रांतिकारी थे, जिसमें भगत सिंह भी थे, और वो कहते थे कि देश झुक के प्रणाम करने से और भीख मांगने से, सत्य और अहिंसा के रास्ते से चलने से आजादी नहीं मिलेगी। जो लोग, जनरल डायर जैसे लोग जो जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड में लिप्त हैं, जिनको लोगों पे दया नहीं आती, जो निर्दोष लोगों पे गोलियां चला देते हैं, क्या हम उनके सामने अहिंसा की बात करेंगे और वो जानवर इस बात को समझेंगे? लेकिन नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन था 1920 के समय पे, उसमें इन्होंने खुल के समर्थन किया। असहयोग आंदोलन क्या करता था कि अंग्रेजों का सहयोग मत करो, हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, अंग्रेजी कपड़ों को जला देना है, और एजुकेशन जो है, फॉरेन एजुकेशन जो अंग्रेजों की है, उसका भी बहिष्कार करना है, खुद के इंस्टीट्यूट शुरू करने हैं। भगत सिंह ने खुल के इसका सम्मान किया और इस आंदोलन को सपोर्ट किया। ऑब्वियसली असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के लिए कमर तोड़ देने वाला आंदोलन साबित हो सकता था। ये आंदोलन अगर लंबा चलता तो भगत सिंह ने खुल के इस आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन उसी दौरान एक कांड हो जाता है, चोरा चोरी में एक घटना हो जाती है, एक हिंसात्मक घटना हो जाती है। चोरा चोरी नाम का एक गांव जो होता है, वहां पे 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिशर्स और भारतीय जो क्रांतिकारी हैं, जो लोग उसमें आंदोलनकारी थे, उनके बीच में एक झड़प हो जाती है। झड़प में ब्रिटिशर्स यहाँ पे भारतीयों के ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं। उस भीड़ के जो है वो अनियंत्रित भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से गोरखपुर जिले के इस चोरा चोरी में एक थाना होता है, जिसके ऊपर प्रदर्शनकारी हमला कर देते हैं और इस थाने में आग लगा दी जाती है। इसमें 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे जाते हैं। इसमें कुछ पुलिसकर्मियों की फैमिली भी होती है, वो भी मारी जाती है। इस हिंसा का गांधी जी खुल के विरोध करते हैं। उन्होंने कहा था कि इस पूरे आंदोलन में मुझे हिंसा नहीं चाहिए, और इस आंदोलन के लीडर थे गांधी जी। तो उन्होंने कहा क्योंकि अब यह आंदोलन जो है वो हिंसात्मक हो चुका है, तो मैं इस आंदोलन को पीछे खींचता हूं। लेकिन इस फैसले से बहुत सारे क्रांतिकारी नाखुश थे। भगत सिंह भी उनमें से थे। भगत सिंह चाहते थे कि ये आंदोलन जो है ये अंग्रेजों को वीक करेगा, लेकिन ये आंदोलन हमें लंबा चलाना चाहिए। सिर्फ एक चोरा चोरी की घटना जो हुई, उसी की वजह से पूरा आंदोलन हम नहीं छोड़ सकते। और ये आंदोलन सिर्फ गांधी जी का आंदोलन थोड़ी है, तो पूरे देश का आंदोलन है। और गांधी जी ये कैसे कर सकते हैं कि एक पूरे देश के आंदोलन को अकेले उन्होंने पीछे खींच लिया? गांधी जी उस समय बहुत बड़े नेता थे, देश उनके पक्ष में खड़ा हो जाता था, बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे में आ जाती थी, पूरा देश उनको अपना नेता मानता था। ये बात ठीक है, लेकिन अपना नेता होने के साथ उनका ये फर्ज था कि अंग्रेजों को खिलाफ इस आंदोलन को, इस मुहिम को चलाते रहें। तो गांधी जी की अलग सोच थी कि ये आंदोलन और ज्यादा हिंसात्मक हो गया तो मेरे लिए, मैं इसका नेता लीडर हूँ और सारी हिंसाओं का बोझ है वो मेरे ऊपर आएगा, और मैं हिंसा में बिलीव नहीं करता। लेकिन इन क्रांतिकारियों की ऐसी सोच नहीं थी। उनका मानना था कि इस क्रांति को हमें आगे बढ़ाना होगा, और ये जो अहिंसा का जो विचार है, ये एक कमजोर विचार है। हमें इस क्रांति को सशस्त्र क्रांति बनाना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे, तभी ये जो अंग्रेज हैं, ये जो क्रूर अंग्रेजी हुकूमत है, ये हमारे सामने झुकेगी और हमें आजादी मिलेगी। तो ये विचारधारा के साथ अब गांधी जी से इनके जो रास्ते हैं वो अलग हो गए। एक तरफ सत्य और अहिंसा के रास्ते चलने वाले गांधी जी, और दूसरी तरफ हिंसा और क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ चलने वाले चंद्रशेखर आजाद, यहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी थे। अब इन्होंने चंद्रशेखर आजाद की जो उस समय की पार्टी थी, उस समय गदर दल का निर्माण हो चुका था, तो गदर दल के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। मैंने चंद्रशेखर आजाद जी की बायोग्राफी कवर कर रखी है, उसमें बताया भी था। तो गदर दल का ये हिस्सा बन गए थे। उसके बाद काकोरी कांड हुआ, ट्रेन लूटने वाला जो काकोरी कांड था, जिसमें इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी एक ट्रेन को लूटने में एक काकोरी में प्लान किया था, लेकिन उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और 4 और क्रांतिकारी जो है वो पकड़े गए। इनको उसी समय फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल की भी जीवनी में जल्दी लेके आऊंगा। बहुत बड़े महान क्रांतिकारी कवि भी थे और क्रांतिकारी व्यक्ति थे ये। 16 अन्य को यहाँ पे जीवन लाइफ टाइम का कारावास हो गया। भगत सिंह इस इवेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि इनके बहुत सारे साथी चले गए थे इस वजह से। फांसी दे देना, ये राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, उनको अपना आदर्श मानते थे, उनके क्रांतिकारी विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और उनके विचारों को इन्होंने बहुत ज्यादा फॉलो भी किया है।
उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शुरुआत की, जो आगे चल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गई, क्योंकि ये सोशलिस्ट विचारधारा को मानते थे, समाजवादी व्यक्ति थे, तो सोशलिस्ट शब्द का भी इन्होंने इस पार्टी के नाम में इस्तेमाल किया। इसका उद्देश्य था सेवा, त्याग, पीड़ा झेल सकने वाले नव युवकों को तैयार करना, क्रांति से जोड़ना, और इनका मानना था कि देखिए युवा ही क्रांति ला सकते हैं। बूढ़े लोग जो हैं, गांधी जी और इनकी जो उम्र के लोग हैं, उनका प्रयास वैसा ही रहेगा कि वो अहिंसा के रास्ते चलेंगे, वो इनके साथ समझौते करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हम युवा हैं, हमें डराना है अंग्रेजी हुकूमत को, हमें अपने क्रांतिकारी तरीके से। उसके बाद एक और बड़ी घटना होती है, वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है 8 नवंबर 1927 को, इसका गठन होता है, 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह बनता है, और इस संसद के का एक ये जो कमीशन है, इसका मोटिव ये होता है कि मॉन्टेस्क्यू चैम्बर्सफोर्ड के जो सुधार थे, जो 1919 में आए थे, उनमें कुछ जांच करनी है, उनमें कुछ सुधार करना है, और भारतीयों को कितनी ऑटोनॉमी दी जाएगी, भारतीयों को किस तरीके का संविधान आगे चल के मिलेगा, और किस तरीके से इनको अधिकार दिए जाएंगे, इसके ऊपर कुछ बातचीत होनी थी। लेकिन इस आयोग में बात देखिए ऐसी थी, ऐसी विडंबना थी कि कोई भी भारतीय नहीं था, किसी को शामिल नहीं किया, कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, कोई मुस्लिम लीग का नेता नहीं था, किसी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया, और बहुत सारे एक्सपर्ट भी थे भारत के ऐसे जो संविधान को समझते थे, संविधान के बारे में बात करने वाले थे, किसी से कोई राय नहीं ली गई। सुधार करेंगे, भारतीयों के लिए सुधार करेंगे, लेकिन भारतीय ही नहीं होगा, तो इस कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया। साइमन गो बैक के देश भर में नारे लगाए गए, और साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी को पहुंचा था, और उस समय कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा, पुणे सभी जगहों पे देश भर में विरोध हुआ। 1927 की कांग्रेस अधिवेशन में यहाँ पे साइमन कमीशन के विरोध का, बहिष्कार का फैसला लिया गया। गांधी, नेहरू, गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग, सभी लोगों ने यहाँ पे मिलकर एकजुट होने की बात करी कि हम इसका बदला लेंगे, हम इसका विरोध करेंगे, साइमन कमीशन को लागू नहीं होने देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत इस साइमन कमीशन के विरोध में नारे लगाते हुए लखनऊ में लाठीचार्ज में अपंग हो गए थे। गौरव वल्लभ पंत, ये जवाहरलाल नेहरू भी घायल हो गए थे, लेकिन उसी दौरान एक महान स्वतंत्रता सेनानी की मौत भी हुई, डेथ भी हुई, लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, एक नारेबाजी चलती जा रही थी लाहौर में, और ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जो पुलिस सुप्रीडेंट स्कॉट था, उसने यहाँ पे एक क्रूर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। इसी दौरान लाला लाजपत राय को छातियों पे बहुत ही 20 लाठियां निर्ममता से बरसाई गई इनके ऊपर। उसके बाद लाला लाजपत राय को हॉस्पिटल भर्ती किया गया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और उन्होंने कहा था, जब उनके ऊपर लाठियां चली थी, तो कहा था, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताबूत का कील साबित होगी, और ये हुआ भी। अंग्रेजी हुकूमत के लिए लाला लाजपत राय की जो हत्या है, वो बहुत बड़ा एक सरदर्द बन चुकी थी, और कि उसके बाद इन क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने की भी साजिश करी। उसके लिए इन्होंने पूरी मुहिम चलाई। इतने इंपॉर्टेंट नेता थे लाला लाजपत राय, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उसके बाद इनका प्रतिशोध लेने के लिए अंग्रेजी हुकूमत जेम्स स्कॉट का जो नेता, ये अधिकारी था, उस समय पुलिस सुप्रीडेंट था, इसको मारने की प्लानिंग करी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी व्यक्ति इस योजना में शामिल थे। इसमें यह तय किया गया था कि भगत सिंह और राजगुरु जो हैं, वो दोनों गोली चलाएंगे। जब स्काउट निकलेगा, उसका एक पूरा टाइम टेबल बनाया गया कि स्काउट इस समय 4:15 बजे बाहर निकलता है, अर्ली मॉर्निंग, तो उस समय भगत सिंह और राजगुरु तो इसके ऊपर फायरिंग करेंगे, उसके बाद इनको बैकअप देंगे, कवर अप करेंगे सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, और इनको रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये काम इनको करना था, लेकिन इसी दौरान इनसे एक छोटी सी चूक हो गई। चूक तो क्या माने, इसी जेम्स स्काउट जो है, इसका असिस्टेंट हुआ करता था सैंडर्स, वो भी इस पूरी घटना का उतना ही बड़ा जिम्मेदार था। स्काउट का जूनियर ही तो था, वो जस्ट जूनियर था, ये सुप्रीडेंट था, वो असिस्टेंट सुप्रीडेंट था। तो 4:15 बजे 17 दिसंबर 1928 के दिन पुलिस सुप्रीडेंट स्काउट को बाहर आना था उस समय, लेकिन उस समय कौन आया, सैंडर्स आया। सैंडर्स की मौत उस समय लिखी हुई थी, और वो आया। आते ही भगत सिंह और सुखदेव ने देखा, राजगुरु ने देखा कि वहाँ पे स्काउट आ रहा है, तो उनको लगा स्काउट आ रहा है, वो सैंडर्स आया था। आते ही भगत सिंह, यहाँ पे सबसे पहले राजगुरु ने एक गोली चलाई, उसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली इसके ऊपर दागी। यहाँ पे सुप्रीडेंट, ये जो असिस्टेंट सुप्रीडेंट सैंडर्स था, इसकी हत्या हो गई, ये मर गया यहीं पे ऑन द स्पॉट। उसके बाद ये भाग गए यहाँ से, और उसके बाद इनको भेष बदल के जाना पड़ा, कोलकाता चला गया, कोई अलग अलग जगह चला गया। भगत सिंह भी भेष बदलने में माहिर थे, लेकिन उनको पकड़ा जाना था इसलिए वो पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो बहुत ही ज्यादा माहिर थे भेष बदलने में, वो अंग्रेजों के हाथे कभी जीते जी आए नहीं। उसी मार्च महीने में जब इनकी मृत्यु हुई थी, उससे कुछ 1 महीने पहले की बात है, 27 फरवरी